चार्ज स्टोर करता है, या आप ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है। वालेकुम एंड वेलकम टू पंजाब फिजिक्स चैनल। होप सो यू विल बी फाइन डियर स्टूडेंट। आज हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे कैपेसिटर के हवाले से, ठीक है। कैपेसिटर जो है हमारा बेसिकली सेकंड ईयर फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसी का एक टॉपिक है। और इससे प्रीवियस इस सीरीज का जो सेकंड ईयर सीरीज है के लेक्चर है, उसके अंदर हमने मिल्कन्स मेथड को डिस्कस किया था। और आज हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे कैपेसिटर कि कैपेसिटर क्या चीज है और किस तरह से वर्किंग करता है। बिल्कुल सिंपल वे में आपसे गपशप रहेगी, सिंपल डिस्कशन, ठीक है। बाकी वो बोर्ड वाले लेक्चर जो थे वो बस क्लास में ही हम लोग डिलीवर करते हैं। यहीं पे आप तमाम दोस्तों से सिर्फ एक गपशप के मूड में थोड़ा बहुत उस टॉपिक को कोशिश होती है कि डिस्कस कर लूं। तो कैपेसिटर बेसिकली क्या है? कैपेसिटर हमारे पास एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। आप हेडिंग देंगे यानी डेफिनेशन, तो उसके बारे में आप क्या लिखेंगे? आपको स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर डेफिनेशन भी नजर आ रही होगी कि आपके पास जो कैपेसिटर है वो एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। या आपने कहना है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करती है। दो काम मैंने बताए हैं यहाँ पे। कैपेसिटर क्या करता है? या तो चार्ज, आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर करता है, या आप ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है। क्लियर? तो यहीं पे हमें इस डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कैपेसिटर का काम समझ आ जाता है कि कैपेसिटर कौन सी डिवाइस है, क्या करती है, ठीक है। यानी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, ये चार्ज स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन मुझे इस चीज के ऊपर, इस डेफिनेशन के ऊपर एक छोटा सा एतराज है, यानी एक पॉइंट मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई उसकी। वो क्या? अब मेरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि जब ये एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है तो क्या बैटरी में चार्ज नहीं होता? यानी बैटरी जो है वो चार्ज नहीं करती, तो फिर इसकी जरूरत क्यों है? जब हमारे पास बैटरी है तो फिर एक दूसरी जो इक्विपमेंट या आप कह लेंगे या इस तरह की चीज बनाने की क्या जरूरत है कैपेसिटर बनाने की? जब बैटरी में चार्ज होता है तो बस वो यूज कर लें। तो याद रखिएगा कि बैटरी भी चार्ज स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। यानी बैटरी में भी चार्ज होता है, कैपेसिटर में भी चार्ज होता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो बैटरी है ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम जो है वो काफी ज्यादा लेती है, चार्ज होते हुए भी और डिस्चार्ज होते हुए भी। लेकिन कैपेसिटर के मुकाबले में इंतहाई तेजी के साथ चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी होता है। क्लियर? तो इसकी जो स्पीड है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वो बैटरी से काफी ज्यादा होती है। फिर इनमें दूसरा डिफरेंस अगर आप देखें तो बैटरी केमिकली चार्ज होती है, ठीक है, और आपके पास जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। नेक्स्ट अगर आप चलें तो अब ये कैपेसिटर जो है यानी ये किस तरह से बना हुआ है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? तो सिंपली आपके पास जो कैपेसिटर है दो मेटालिक प्लेट से बना होता है, ठीक है। टू मेटालिक प्लेट्स और उनके दरमियान कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। दो आपने मेटालिक प्लेट लें और उनके दरमियान आप कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें तो आपका एक कैपेसिटर बन गया। इंतहाई सिंपल सी इसकी कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो एज ए इंसुलेटिंग, आपका इंसुलेटर के तौर पे भी ये करता है, या आप ये कह लें कि ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो दो कंडक्टर्स के दरमियान कंडक्शन नहीं होने देता, कंडक्शन को रोक के रखता है, ठीक है। यानी एक इंसुलेटर मटेरियल। तो आप कैपेसिटर के अंदर एयर जो है उसको भी यूज कर सकते हैं, यानी सिर्फ एयर भी अगर आप रख दें दो मेटालिक प्लेट्स के दरमियान तो तब भी आपका कैपेसिटर जो है वो बन जाएगा। अच्छा, तो ये होगी इसकी कंस्ट्रक्शन सिंपल सी। अब आप ये देखें कि ये वर्किंग किस तरह से करता है, यानी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग किस तरह से करता है। तो आपने क्या करना है कि कैपेसिटर जो है सिंपली आपने किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ उसकी मेटालिक प्लेट को आपने कनेक्ट कर देना है। तो हमारे पास नॉर्मली बैटरी ही होती है, तो आप बैटरी से कैपेसिटर को कनेक्ट कर दें। तो अब आपको पता है कि जो मेटालिक प्लेट होती हैं उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी उनकी तादाद तो इक्वल होती है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो इक्वल होता है। और आपके पास जो मेटालिक प्लेट होती है वो ओवरऑल न्यूट्रल होती है, ठीक है।
लेकिन मेटल्स के अंदर आप ये भी डिस्कस करते हो, ये भी पढ़ चुके होंगे कि पॉजिटिव चार्ज स्टैटिक होता है, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल के अंदर मूव कर रहे होते हैं। तो जब आप एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हो यानी बैटरी अप्लाई कर देते हो दोनों आप मेटालिक प्लेट के ऊपर, तो एक जा रहा है पॉजिटिव एंड के साथ आप कनेक्ट करते हो, एक नेगेटिव एंड के साथ आप बैटरी को कनेक्ट कर देते हो। तो क्या होता है कि एक प्लेट से जो यानी पॉजिटिव वाली साइड आप कह लें, वहां से आपके पास वो पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है उस प्लेट के ऊपर, तो एक्चुअली वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरी मेटल प्लेट के पास यानी मूव कर जाते हैं। तो जिस मेटल प्लेट पे इलेक्ट्रॉन की कम्युलेशन होती है यानी जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा होता है, और एक साइड पे जहां पे डी एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाती है वहां पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो सिंपली क्या होगा, जब आप बैटरी लगाएंगे तो एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी प्लेट की तरफ मूव कर जाएंगे और उससे एक प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और एक प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। क्लियर? तो इसी तरह से ये कैपेसिटर जो है वो आपका चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि ये कैपेसिटर जो है ये कितना चार्ज होगा, यानी हमने बैटरी लगाई कितना चार्ज होगा, कब तक चार्ज होता रहेगा। तो याद रखिएगा कि जितना बैटरी का पोटेंशियल है ना, उतना ही पोटेंशियल जब दोनों मेटालिक प्लेट्स के दरमियान हो जाएगा तो उस वक्त चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि दोनों मेटल्स प्लेट के ऊपर, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो रहा है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो रहा है। तो अब जहां पे दो डिफरेंट चार्ज जो है वो स्टोर हैं, तो आप कह सकते हैं कि डिफरेंट तरह की एनर्जी यानी दोनों प्लेट्स पे मौजूद है। ठीक है, डिफरेंट तरह का पोटेंशियल दोनों प्लेट्स पे मौजूद है, तो इसलिए दोनों प्लेट में पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है। ठीक है, यानी डिफरेंट चार्ज होने की वजह से। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों प्लेट्स के दरमियान है वो, और बैटरी के टर्मिनल के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, अगर वो सेम हो जाए तो फर्दर चार्जिंग जो है वो रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, फर्दर आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, अब आपने अगर इसकी डिस्चार्जिंग करवानी है तो डिस्चार्ज किस तरह से होगा, तो सिंपली आप क्या करेंगे, बैटरी को रिमूव कर दें और दोनों वायर को यानी पॉजिटिव प्लेट वाली और नेगेटिव प्लेट जो है उन दोनों को आप एक वायर के साथ कनेक्ट कर दें सिंपली, तो आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे एक्सटर्नल एक फोर्स जो थी वो जो काम कर रही थी यानी एक से इलेक्ट्रॉन ला के दूसरी को दे रही थी, अब वो सोर्स आपने खत्म किया तो इलेक्ट्रॉन वापस पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो नेगेटिव चार्ज था वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा, यानी दोनों प्लेटें दोबारा से न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। क्लियर? अगर आप इस चीज को देखना चाहते हैं कि यार ये चार्ज बाकी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करें कि आप एक सिंपल लाइट बल्ब लें और आप उस वायर में लगा दें, तो उससे क्या होगा कि जब चार्जेस मूव करेंगे करंट प्रोड्यूस होगा और आपकी लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि इस रास्ते से यानी चार्ज जो है वो मूव कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, फिर अब ये देखें कि ये जो सर्किट इस्तेमाल किया गया चार्जिंग के लिए, अब इस पे तो हमने बात ही नहीं की कि ये किस तरह का सर्किट था। तो सिंपली भाई ये एक सीरीज सर्किट था जिसके साथ हमने यानी बैटरी के साथ उसको हमने उसको चार्जिंग उसकी कर ली। ठीक है, आपकी बुक ने एक सिंपल सीरीज सर्किट ये बनाया है। ठीक है, तो एक सीरीज सर्किट से इस्तेमाल करके आपने उसको चार्ज कर लिया। अब यहाँ पे एक और फिर कॉन्सेप्ट जो है जिसको समझना जरूरी है कि अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि यानी बैटरी जो है, ठीक है, वो कैपेसिटर को चार्ज कर रही है। तो बैटरी जो है वो तो एक डीसी सोर्स है ना, तो इसका मतलब कैपेसिटर जो है वो डीसी पे चार्ज होता है। ठीक है, क्या हम मतलब इस बात का ये मतलब है? तो ऐसा नहीं है। आपके पास जो कैपेसिटर है वो चार्ज तो डीसी पे भी होता है, एसी पे भी होता है, लेकिन याद रखिएगा कि डीसी पे जब चार्ज हो जाता है वो, तो उसके बाद कैपेसिटर
यानी रुक जाता है, वर्किंग आपकी रुक जाती है, पैसे कह लें, ठीक है। फिर आप जैसे ही सोर्स को रिमूव करते हैं तो दोबारा से वो डिस्चार्ज होता है, फिर वो थोड़ी बहुत यानी करंट आपको मिल जाएगी और कैपेसिटर का काम खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब आप कैपेसिटर को एसी सोर्स से चार्ज करते हो तो एसी की सूरत में, एसी सप्लाई की सूरत में आपका कैपेसिटर जो है वो बार बार चार्ज भी होता है, डिस्चार्ज भी होता है, चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है। वो 100% अपनी आप कह लें उस सैचुरेशन पे नहीं पहुंचता कि जहां पे वो काम रुक सके, बल्कि कंटिन्यूअस आपका कैपेसिटर जो है वो वर्किंग करता रहता है। इसीलिए आप हायर क्लासेस में जाके ये चीज देखेंगे कि फिल्टर्स इस्तेमाल होते हैं, फिल्टर भी सर्किट ही होते हैं, और वो क्या काम करते हैं कि आपकी जहां पे आपने डीसी को ब्लॉक करना हो ना, वहां पे आप कैपेसिटर यूज करते हो, तो यानी कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, वो डीसी को पास नहीं होने देगा, ठीक है। आप कह लें कि डीसी पे काम नहीं करेगा, एसी को, एसी सप्लाई को पास होने देगा। क्लियर? तो फिल्टर यानी आप कैपेसिटर को एज ए फिल्टर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, जहां पे आपने डीसी सप्लाई को ब्लॉक करना हो और एसी को गुजारना हो, तो ये काम आपका कैपेसिटर कर सकता है। अच्छा, अब आपने इसकी डेफिनेशन समझ ली कि डेफिनेशन ये है क्या चीज, फिर आपने इसकी सिंपली कंस्ट्रक्शन देख ली कि ये मेटल से किस तरह से बना हुआ है और इसके दरमियान में एयर मौजूद होती है या कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। फिर थर्ड आपने इसकी वर्किंग भी देख ली कि ये चार्ज और डिस्चार्ज किस तरह से होता है, ये एसी पे चार्ज होगा या डीसी पे चार्ज होगा, ठीक है। तो वो बात भी हमने कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें कि आपके पास ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो याद रखिएगा कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है उस पे डिपेंड करता है, जितनी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी उतना ही कोई कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेगा। इस सेंटेंस को दोबारा से सुने, कोई भी कैपेसिटर जितनी ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस होगी, जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी उतना ही वो चार्ज स्टोर करेगा। अब कैपेसिटेंस क्या है इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि जितनी जो आपने प्लेटें यूज की है ना, उन पे जो चार्ज स्टोर होता है वो चार्ज कितना स्टोर होता है उन मेटल प्लेट पे, जितनी आपने बैटरी जिस पोटेंशियल की लगाई हुई है, ठीक है, यानी जितना बैटरी का वोल्टेज होगा उतना ही चार्ज स्टोर होगा, जितना बैटरी का वोल्टेज होगा उतना ही चार्ज स्टोर होगा। क्लियर? तो हम इसको मैथमेटिकली कहते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, यानी Q और V आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बैटरी का जितना V होगा यानी वोल्टेज होगा उतना ही चार्ज स्टोर होगा Q। अब अगर आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करें तो आपके पास आ जाता है Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। यहीं से अगर आप C की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो आपके पास आती है Q ओवर V। ये जो C है ये क्या है, यही तो है कैपेसिटेंस, ठीक है, यही आपकी कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की, ठीक है। और इसको यहाँ पे आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये कैपेसिटेंस को भी समझ लिया, यानी एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, कि एक कैपेसिटर की जो एबिलिटी है ना चार्ज स्टोर करने की, उसी को आप कैपेसिटेंस बोलते हैं और C से डिनोट करते हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे अब हमने कैपेसिटेंस को भी समझ लिया। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो कैपेसिटेंस है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। एक तो अगर आपके पास जो मेटालिक प्लेट्स आपने इस्तेमाल की हैं उनकी शेप आपको कुछ इस तरह से शायद दिखाई गई है फिगर के अंदर, या इस तरह से आप कह लें, उनकी शेप जो है स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सिलेंड्रिकल है, गोल है, ठीक है। एक तो शेप ऑफ प्लेट्स, यानी आप जिसको कह सकते हैं ज्योमेट्री ऑफ प्लेट, यानी ज्योमेट्री किस तरह की है, एक तो C जो है वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, यानी प्लेट किस उसकी शक्ल क्या है, आसान बताऊं, जिस शक्ल की प्लेट होगी कैपेसिटेंस उस हिसाब से होगी, यानी आप कहेंगे कि ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। प्लेट्स के दरमियान जो इंसुलेटर आपने इस्तेमाल किया, एयर इस्तेमाल की या कोई और मटेरियल आपने इस्तेमाल किया, तो वो जो मटेरियल उन दो प्लेट्स के दरमियान है ना, जो मीडियम, उस मीडियम पे भी आपकी जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है और इसकी वैल्यू जो है उसी हिसाब से वेरी कर रही होती है। क्लियर? अच्छा, तो अब हमने ये भी देख लिया इस चीज को
कि कैपेसिटेंस किन चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, हमने डेफिनेशन देखी, हमने कंस्ट्रक्शन देख ली, हमने वर्किंग देख ली, हमने एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर देखी, ठीक है, और उसका मैथमेटिकल फार्मूला भी देख लिया, और हमने उसकी डिपेंडेंस को भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि वो जो कैपेसिटेंस है उसका यूनिट क्या है, यानी उसको किस चीज में मेजर करते हैं। हमारे पास जो कैपेसिटेंस का यूनिट है वो है फैरेड। ठीक है, एफ से आप उसको डिनोट करते हैं, फैरेड। तो अब फैरेड कितना होता है, आप याद रखिएगा कि जिस वक्त किसी भी मेटल प्लेट पे इतना चार्ज स्टोर हो जाए कि दोनों प्लेट में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो 1 वोल्ट का हो। फिर सुन लें, यानी दो मेटालिक प्लेट जो हैं, किसी एक प्लेट की मैं बात कर रहा हूं कि किसी एक प्लेट पे इतना चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज किसी एक प्लेट के ऊपर, जिससे दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपके पास वो 1 वोल्ट हो। ठीक है, तो उस वक्त आपकी कैपेसिटेंस जो होगी यानी C वो 1 फैरेड होगी। अच्छा, फिर ये जो इसके अदर सब यूनिट्स भी इस्तेमाल होते हैं, यानी फैरेड तो एक बहुत बड़ा यूनिट है, वो 2 यूनिट्स हमें दिए गए हैं और ये हमारे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, पिको फैरेड और मैक्रो फैरेड। अब ये पिको फैरेड क्या होता है, 10⁻⁻12, इसको 10⁻⁻12 को आप पिको बोलते हो, तो आप पीएफ लिखते हैं तो उसका मतलब पिको फैरेड। ठीक है, स्मॉल आप कह लें अल्फाबेट्स के अंदर, और स्मॉल अल्फाबेट में पी अगर लिखें तो इसका मतलब पिको यानी 10⁻⁻12। और इसी तरह फैरेड को स्मॉल में नहीं लिखना, फैरेड कैपिटल ही एफ आएगा। क्लियर। और मैक्रो जो है, ठीक है, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 ये आपका मैक्रो फैरेड, 10⁻⁻12 ये आपका पिको फैरेड। तो ये इसके अदर यूनिट्स भी हैं। ठीक है, अब लास्ट पे हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसका यूजेस क्या है, कहां पे हमें इसकी एवरीडे लाइफ में इसकी जरूरत पड़ती है। तो आप देखें कि ये जो कैमरे का फ्लैश नहीं पड़ता जब कोई पिक्चर लेते हैं, तो इसको जो वो इंस्टेंटली जो एनर्जी चाहिए होती है ना उस फ्लैश के लिए कैमरे को, वो कैपेसिटर ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर सेकंड आपके घर में जो ये फैन इस्तेमाल होते हैं, मोटर्स इस्तेमाल होती है, कोई भी रिवॉल्विंग मशीनरी जो होती है उसको स्टार्ट पे जो पुश चाहिए होता है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी उसको चाहिए होती है, तो उसके लिए भी आपको कैपेसिटर की ही जरूरत पड़ती है। ये एनर्जी यानी कैपेसिटर ही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिशियन का काम करने आता है वो इसको कैपेसिटर नहीं बोलते, वो इसको कोई कंडेंसर वगैरह बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमने तो फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, तो आप लिख सकते हैं फैन में और मोटर्स को रिवॉल्व करने में भी यूज होता है। बाज़ दफा फिर आपको स्मूथ सिग्नल के लिए भी, स्मूथ साउंड सिग्नल के लिए भी आप कैपेसिटर को यूज कर सकते हो। इसी तरह के और भी काफी इसके यूज होंगे। एक मैंने दरमियान में फिल्टर की भी बात की थी। तो आपका फर्दर कैपेसिटर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।